morning, students. So much we were doing chemical kinetics, and today it will be the last lecture as far as theory is concerned. कल इस पोर्शन दे जो आपने आज किया है एंड जो पिछले लेक्चर च किया सी इस दिन न्यूमेरिकल्स करके विल वाइंड अप द चैप्टर. सो बच्चे आपा इन द लास्ट लेक्चर वी डिड कि अपने पास जो रिएक्शंस होंगी हैं, ठीक है, how does the rate vary with the addition of the catalyst. उस तो पहला आपने किया सी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड द कांसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. आपने किया सी कि किसी भी रिएक्शन ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ known as threshold energy, and the minimum amount of energy which we provide from an external source for the reaction to occur is called activation energy. And आपने कहा सी कि rate of any chemical reaction is inversely proportional to the activation energy, क्योंकि जितनी activation energy ज्यादा होएगी उतना अपन को ज्यादा एफर्ट करना होएगा, उतना ही रिएक्शन अपनी स्लो होएगी. फिर अपन ने किया सी कि जो कैटलिस्ट है, हाउ डज इट एक्ट? अ कैटलिस्ट acts by decreasing the value of activation energy. It provides an entirely new path of lower activation energy. फिर अपन ने किया कि catalyst does not alter the initial and the final positions. Delta H of the reaction remains the same क्योंकि energy of reactants ਤੇ energy of products remains the same. The only thing is कि catalyst ਇੱਕ ਨਵਾਂ path provide ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ intermediate ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो या एक्टिवेशन एनर्जी कह लो घट होती है. अपन ये भी किया सी कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन. द रीजन बीइंग कि इट इक्वली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन. और जिन्नी फॉरवर्ड रिएक्शन दी एक्टिवेशन एनर्जी नु घटा दिंदा है उन्नी ही बैकवर्ड रिएक्शन दी एक्टिवेशन एनर्जी नु भी डिक्रीज कर दिंदा है. एंड दैट इज व्हाई इट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सिर्फ इतना कि इफेक्ट पैंदा है कि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ जाता है. ठीक है ना. सो आज बच्चे आपने जो टॉपिक स्टार्ट करना है एंड कवर करना है दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज कोलिजन थ्योरी, सॉरी दैट इज कोलिजन थ्योरी. सो बच्चे कोलिजन थ्योरी की है? कोलिजन थ्योरी कहती है कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू अकर पहला रिएक्टेंट्स दे मॉलिक्यूल्स दी आपस में कोलिजन जरूरी है. लेट इट बी कि अपनी रिएक्शन इज A plus B gives you C. तो इस रिएक्शन ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ A ਤੇ B ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. So for any reaction to occur there must be a collision between the reactant molecules. So the first point is for any reaction to occur there must be collisions among reactant molecules. So for any reaction to occur there must be collisions among the reactant molecules. Secondly, it says कि all collisions are not effective. कि सारिया collisions ऐदा नहीं होंदियां कि अपने को products बननगे. यानी कि अपने को दो results are possible. केड़े-केड़े कि suppose आ दो reactant molecules है A and B, ये दोनों आए. First पॉसिबिलिटी इज कि दोनों मिलके सी बन गया. सेकंड पॉसिबिलिटी कि दोनों आए टकराए और ऐसे ही सेपरेट हो गए, यानी कि A plus B gives you A plus B, यानी कि नो रिएक्शन इज अकरिंग. सो वो कहता कि ऑल द कोलिजंस आर नॉट इफेक्टिव. कुछ कोलिजंस ही इफेक्टिव होंगियां. हुन अपना इशू इज कि केड़ियां इफेक्टिव होंगियां. सो ओनली दोज कोलिजंस आर इफेक्टिव which have. so ਹੁਣ कोलिजन थोड़ी इफेक्टिव होएगी या नहीं होएगी, मतलब रिएक्टेंट्स ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ प्रोडक्ट्स ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੰਬਰ 1, so only those collisions are effective which have proper energy. so ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ कि अपने को रिएक्टेंट्स कोल रिएक्टेंट दे मॉलिक्यूल्स कोल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है ना. घट्टो घट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी. जेडे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोल वो एनर्जी नहीं होएगी वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे विच कन्वर्ट नहीं होंगे बच्चे. ठीक है ना. नाउ सेकंड प्रॉपर
ओरिएंटेशन बच्चे, ठीक है ना, कि मॉलिक्यूल्स भी प्रॉपरली ओरिएंटेशन होनी भी जरूरी है, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल सुनो, मैं देखो एग्जांपल ਦਾ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਰੇਅਰ ਐਂਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, और अगर ऐदा करोगे फिर भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर दोनों कैप्स वाले एंड टकराएंगे फिर भी नहीं, अगर दोनों रेयर एंड टकराएंगे फिर भी नहीं, अगर एक कैप ते एक रेयर एंड टकराएगा फिर ही रिएक्शन होगी। यानी कि द मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड आल्सो बच्चे, ठीक है ना। सो दिस इज द कोलिजन थ्योरी। सो कोलिजन थ्योरी के दो पॉइंट्स है कि for the reaction to occur there must be collisions among the reactant molecules. Second, not all the collisions are effective, only those collisions are effective in which the molecules have a minimum amount of energy known as threshold energy and proper orientation बच्चे, ठीक है। now इस लिए हम ਆਪਾਂ ਨੇ दो important definitions करनी है, ठीक है। so इस लिए ਆਪਾਂ ਨੇ दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करनी है। नंबर वन इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि Z, दूसरा इफेक्टिव कोलिजन्स। सो बच्चे कोलिजन फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स occurring per second per unit volume. So the number of molecules occurring among the reactant molecules per second per unit volume is known as collision frequency. Second, effective collisions. So those collisions which are effective in bringing about the reaction, yani ki which are effective in converting the reactants to the products. Yeah, those collisions which have in which the molecules have proper energy and proper orientation. Done? Getting a point? So ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ according to collision theory, so ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। according to collision theory ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਂ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ z collision frequency, क्योंकि अगर collisions होणगीਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। second into f, where f is your fraction of molecules which are effective, fraction of collisions which are effective. So f is your, so this is z which is your collision frequency. So z is your collision frequency ki ek particular time de vich ek particular volume de vich kinniyan collisions ho rahiyan ne among the reactant molecules and fraction. So उस fraction उस collisions विचों the fraction of collisions which is effective. So उन्ना collisions विचों किन्नियां collisions effective है कि किन्नियां collisions ऐसे molecules दे विचकार है जिहड़े molecules को proper energy भी है and proper orientation भी है, ठीक है ना। So this is about बच्चे collision frequency. So is the major points are कि for the molecules to react, for the reaction to occur, there must be collisions among the reactant molecules. Second point, all the collisions are not effective. Third point, only those collisions are effective in which the reactant molecules have proper energy as well as proper orientation. So the rate of the reaction depends upon collision frequency into the fraction of collisions which are effective. Is there which major definitions बचे? Number one, collision frequency, the number of collisions occurring among the reactant molecules per unit volume per second. Activation energy, ठीक है, activation energy is also an important definition, the minimum amount of energy that needs to be provided for the to the reactants to undergo the reaction या to undergo effective collisions.
Then effective collisions, the collisions which are effective in bringing about the reaction, yeah, in converting the reactants into the products, that is known as effective collisions बच्चे, ठीक है? So this is effect collision frequency. ਹੁਣ बच्चे ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ कि effect of temperature ਕੀ ਸੀਗਾ, कि how does the rate of the reaction vary with temperature. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे at the start of the chapter we did, है ना, ਆਪਾਂ ने ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि in general rate is directly proportional to temperature. Temperature ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ rate of the reaction बढ़ जाएगा. फिर अपन इसको थोड़ा जिहा प्रिसाइज करता सी by saying कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature ਦੇ ਨਾਲ the reaction rate becomes almost double, which is called temperature coefficient. फिर अपन ने बिल्कुल ही प्रिसाइज करता सी by saying log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, which is called Arrhenius equation. सो ये सारा कुछ ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਨਿਊਮੈਰਿਕਲਸ. ਸੋ ਬੱਚੇ next point we need to discuss is effect of temperature. Effect of temperature. सो ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we'll plot a graph between energy and delta n upon n. So बच्चे की चीज है, so E is the energy of course and delta n by n is the number of molecules that have एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जेडे मॉलिक्यूल्स दी कोलिजन्स इफेक्टिव है. सो डेल्टा n by n is fraction of molecules having energy equal to activation energy. बेसिकली अपन लिखते हैं डेल्टा n by n is the total number of molecules and delta n is the fraction which has energy equal to activation energy. सो बच्चे अपन एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि एक एनर्जी ਦੇ ਨਾਲ कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस चो ਆਪਾਂ चेक करांगे कि किन्ने मॉलिक्यूल्स ਕੋਲ एक्टिवेशन एनर्जी ਦੇ बराबर एनर्जी हैगी है. तो किसी भी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे अगर ਤੁਸੀਂ ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ ऐसा बनेगा. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है? सो बच्चे इस ग्राफ तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स. फर्स्ट, द मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो या वेरी हाई एनर्जीज इज वेरी स्मॉल. सो इस ग्राफ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਘੱਟ એનર્ਜੀ let it be Na molecules ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ let it be Na fraction ਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ. Na ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ this is called, so the amount of energy possessed by highest fraction of molecules is called most probable kinetic energy. So ਜਿਹੜੀ fraction of energy, ਜਿਹੜੀ value of energy is possessed by the maximum fraction of molecules, that is called most probable kinetic energy. But बच्चे इस most probable kinetic energy ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. The reason being ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਲੇ molecules ਹੈ react ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ energy value ਹੈ, let it be this energy value. Suppose this is your threshold energy.
ਸੋ ਅਗਰ this is your threshold energy ਤਾਂ it means ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ reacting molecules ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ fraction ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। You getting a point? ठीक है ना? So the fraction of molecules which have energy equal to threshold energy is very small, सिर्फ n किसी भी particular temperature पे। So ਜਿਹੜੀ ਆਹ ET है इसਨੂੰ ਆਪਾਂ ने ਕੀ ਲਿਖਿਆ threshold energy। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ y axis ਤੇ threshold energy ਲੱਭੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x axis ਤੇ threshold energy ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, y axis ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ fraction of molecules ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਕਿ पहला अपने को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं फिर डिक्रीज कर रहे हैं। किसी भी टेंपरेचर पे बनाओगे ग्राफ इस तो ऊपर भी जा सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, बट शेप ओदी यही रहेगी कि पहला इट विल इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो इस ग्राफ तो अपने को तीन रिजल्ट्स मिलते हैं, दो जेडे कि मैं बोर्ड पे लिखते। पहला रिजल्ट की है कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਹੈ that will react, that will undergo effective collisions। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ that is effect of temperature। सो बच्चे आपको पता है, आप पहला भी कर चुके हैं कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ठीक है ना? कि रिएक्शन का रेट टेंपरेचर के नाल बढ़ जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट सी। सेकंड पॉइंट जो आपने किया सी टेंपरेचर कोएफिशिएंट, टेंपरेचर कोएफिशिएंट की सीगा बच्चे ये रेट एट T plus 10 degree upon rate at T degree कितना सीगा approximately 2। कि 10 डिग्री ਵਧਾਉਣ ਤੇ जो रेट है that increases by almost double ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ठीक है ना? now so let it be ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੱਚੇ this is made at T Kelvin या T degree centigrade जो मर्जी एक particular temperature है ना? Now, when the temperature will be increased, so our temperature increase करता। So with the increase in temperature, इस ग्राफ दे विच दो changes आएंगियां। With increase in temperature, इस ग्राफ दे विच दो changes आएंगियां। First, the graph will become flat। The graph will become flat। Number two, it will shift towards right। So मैं ग्राफिकली शो कर रहे हैं, पहला तुसी एक तरह से इसको लर्न ही कर लेना है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ fraction of molecules having a particular energy against energy, this will become flat। so no ये hill phase से दिख रहा है इस टाइम, फिर ये plateau phase आ जाएगा, flat हो जाएगा and it will shift towards right। so no ये लगेगा कि जितना तुसी इथों पुश करके इसको right वाल करता। so हम ग्राफ किਵੇਂ बनेगा देखो बच्चे। so the graph will be somewhat like this। so it will shift towards right and it will become flat। so ये flat हो गया and right ਦੀ तरफ shift ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, let it be this graph is at T plus 10 degree। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ? ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਿਦ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਬਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ this is your threshold energy
T डिग्री ते थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली फ्रैक्शन एनी सीगी, हुन T + 10 ते थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली फ्रैक्शन एनी होगी बच्चे। सो इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, सो इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। फाइन, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो अपन ग्राफिकली बिल्कुल क्लियरली उस चीज को एक्सप्लेन करता, ठीक है। हुन आप इसको थ्योरेटिकली कितना जस्टिफाई करांगे। सो देखो, सो आप थ्योरेटिकली कितना लिखांगे बच्चे, आप कितना एक्सप्लेन करांगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करन नाल रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है या ऑलमोस्ट डबल हो जाता है विद 10 डिग्री राइज। तो आप कहेंगे कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर 1। सो अपन क्या सी कि दो फैक्टर्स दे ऊपर अपना रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। नंबर 1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी ते नंबर 2 की सीगा fraction of collisions that are effective. So with increase in temperature, number 1 collision frequency increases. So number of collisions occurring per second per unit volume increase हो जाएंगी। So अगर collisions increase हो गया तो of course अपने को effective collisions ज्यादा होने के chances भी increase होंगे, ठीक है। Number 2, the fraction of molecules having effective collisions will also increase. यानी कि with increase in temperature ਇਹੋ ਜਿਹੇ molecules भी increase ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ orientation and ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ energy ਕੀ ਹੋਏਗੀ proper, यानी कि the fraction of molecules with threshold energy will also increase. And बच्चे याद रखना है ਇਹਨਾਂ दोनों factors चों this factor accounts for only 3% and this factor accounts for 97%. वो तो बच्चे अपन वैसे भी पता है कि अगर सपोज कोलिजन्स इंक्रीज हो जान और अगर इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज ना हो तो फिर तो कोई फर्क पड़ेगा ही। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲਿਜਨਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ देयर विल बी नो ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੁਡਨ ਲੌਗ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ C+O2 gives you CO2। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੁਡਨ ਲੌਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਿਜਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ देयर इज नो रिएक्शन क्योंकि दे डू नॉट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। सो दिस फैक्टर अकाउंट्स फॉर ओनली 3% rise in rate and this factor accounts for 97% increase, ठीक है ना। जो अपना इंक्रीज है उसका 97% इज अकाउंटेड बाय इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बच्चे यही एक मेन फैक्टर है जिस पे ऊपर अपनी इफेक्टिव कोलिजन्स डिपेंड कर रही है। डन। सो अपने होने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंडर की कीता बच्चे। सो फर्स्टली वी डिड कि अपने को किसी भी टेम्परेचर पे अगर अपन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देखांगे तो अपने को ग्राफ दे नाल तीन चीज़ां समझ आंदियां। नंबर 1, the fraction of molecules with very low या very high energy is very small. Most of the molecules possess an intermediate amount of energy and that is known as most probable energy. And for the molecules to react, एक minimum amount of energy की जरूरत होती है known as threshold energy. Only those molecules will undergo effective collisions. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਸ ਦੋ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀਆਂ। the graph becomes flatter and the graph is shifted towards the right side। बच्चे फ्लैट होने नाल की हो गया, सुनो, ग्राफ दे फ्लैट होने नाल की हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स सीगे the molecules with most probable kinetic energy, देखो वो most probable kinetic energy दी वैल्यू डिक्रीज होगी, बट अपन ने की किया कि उसका तो अपने रेट के ऊपर कोई असर ਹੁੰਦਾ ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो घट है। अपना बेनिफिट की हो रहा है कि the molecules with energy equal to threshold energy has increased with increase in temperature and with 10 degree increase ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ almost double। ਪਹਿਲਾਂ any fraction react ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ any fraction react ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ and that is why the rate of the reaction will almost double। फिर अपन ने कीता theoretically कि हो की रहा है
टेंपरेचर इंक्रीज होने नाल कोलिजन्स भी इंक्रीज हो गया एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी those fraction of collisions which have energy equal to threshold energy वो भी increase होगी. जो collision frequency है that accounts for only 3% and 97% is accounted by fraction of collisions that is defective. So this is about the effect of temperature on the rate of the reaction. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ third step ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ. Last step कि बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशन ਆਪਾਂ फाइंड आउट करांगे बिटवीन टेंपरेचर एंड रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज योर Arrhenius इक्वेशन. सो बच्चे नाउ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर दैट इज Arrhenius इक्वेशन. सो बच्चे Arrhenius इक्वेशन है कि इट गिव्स यू अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट एंड टेंपरेचर. रेट कह लो या रेट कांस्टेंट कह लो, इको गल है. अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होएगा. सो इट गिव्स यू अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेंपरेचर. देखो क्वालिटेटिव रिलेशन तो अपन ने कर ही लिया, अपन को पता है ना क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव द डिफरेंस. क्वालिटेटिव व्हिच टेल्स यू अबाउट कि की हो रहा है एंड क्वांटिटेटिव जो एग्जैक्ट वैल्यू दसदा है. ठीक है ना. सो इट गिव्स यू अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द टेंपरेचर. अगर सानू याद होवे जदों अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के कीतियां सीगियां, अपन ने क्या सी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. फिर अपन ने क्या सी कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन लई के हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर. ठीक है ना. सो टेंपरेचर चेंज करने नाल के दी वैल्यू चेंज होती है. सो वही अपन ने पढ़ना है अंडर Arrhenius इक्वेशन. ठीक है ना. नाउ so this equation was given by of course Arrhenius and the equation is K is equal to A into e raised to power minus EA upon RT. So K is equal to A into e raised to power minus EA upon RT. So बच्चे थे K is your rate constant, EA is activation energy, T is temperature in Kelvin scale, R सेम बच्चे जिवें ਆਪਾਂ +1 स्टेट्स ऑफ मैटर च करदे सी गैस कांस्टेंट ਉਹੀ सेम वैल्यूज. सिंस ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੂल्स. सो ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 8.314 joules per mole per Kelvin. ठीक है. A is Arrhenius constant. A is Arrhenius constant. इन्ना बारे डिटेल च नोट्स दिता होया तुसी पढ़ सकते हो. ठीक है ना. मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ डेरिवेशन दस रहा बच्चे. So these are the major variables ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ यूज कर रहे हैं बच्चे. Now ठीक है. So taking natural logs बच्चे, हम आप दोनों तरफ natural logs ला रहे हैं. So we'll get natural log of k is equal to natural log of a minus EA upon RT. ठीक है. So अपना फर्स्ट ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन natural log of k and 1 upon temperature. So the graph will be कुछ ऐसा. Comparing this equation with y is equal to mx plus c. So intercept की हो गया बच्चे अपने को natural log of a and slope की वैल्यू कितनी होगी अपने पास minus EA upon R. So इस ग्राफ की स्लोप तो अपन को एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है. सो अगर अपन नेचुरल लॉग की बजाय log of k का ग्राफ बनाना है विद 1/t वो कितना होएगा अपन हम उस पे आने हैं. सो बच्चे
इस सेकंड स्टेप नो ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2.303 logs so 2.303 log of k is equal to 2.303 log of a minus ea upon minus ea upon rt fine so by सारी इक्वेशन जो 2.303 कॉमन निकाल लेंगे so we'll get log of k is equal to log of a minus 2.ea upon 2.303 rt so अब ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ so finally ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ between log of k and 1 by t. So log of k और 1 by t को अगर मैं प्लॉट करा and comparing this equation with y is equal to mx plus c, तो मेरा जो इंटरसेप्ट है that is now equal to log of a और slope is now equal to minus ea upon 2.303 r. Done. So basically what I am trying to say is कि अगर सो graph is between natural log of k and 1 by t, the slope is minus ea upon r. और अगर the graph is between log of k and 1 by t, then the slope is equal to minus ea upon 2.303 r. बच्चे जो ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ if here it is natural log then slope is equal to minus ea upon r and if here it is log of k then it is slope is equal to minus ea upon 2.303 r. Done. So this is your final Arrhenius equation. So बच्चे हम इस equation की help नाल we'll find out कि अलग-अलग temperatures ते k दी value कितना vary करनी है. So देखो So we'll continue from here. अब इस इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं. So log of k is equal to log of a minus ea upon 2.303 rt. So let at temperature T1 Kelvin rate constant is equal to K1. ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ T2 so T2 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ K2 so ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ so ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ so at temperature T1 so log of K1 is equal to log of A minus ea upon 2.303 rt1 fine and this implies log of k2 is equal to log of a minus ea upon 2.303 rt2 so बच्चे दो इक्वेशंस बन गई है मेरे को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ਹੁਣ मैं सेकंड इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूंगा so subtracting 1 from 2 so subtracting equation 1 from equation 2 so I'll get log of k2 minus log of k1 यानी कि log of k2 upon k1 is equal to log a बच्चे कट जाएगा ए वाली स्टेटमेंट माइनस रहेगी ए वाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो विल गेट ea अपॉन 2.303 rt1 minus ea upon 2.303 rt2 डन इस जो मैं ea upon 2.303 r कॉमन निकाल लेना सो आई टेक ea upon 2.303 r common
एंड मेरे पास बच जाएगा बच्चे 1/T1 माइनस 1/T2। फाइन, हुण मैं 1/T1 माइनस 1/T2 ਨੂੰ भी सॉल्व कर लेना है। सो फाइनली आई गेट T2 minus T1 upon T1 T2 done। So this is your final Arrhenius equation। So अपन एक exact quantitative relationship find out कर लिया between temperature and K। अगर मेरे को पहला टेम्परेचर T1 सी, मेरा रेट कांस्टेंट K1 सी, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 करता हूं, मेरा रेट कांस्टेंट K2 हो गया। बच्चे एक शॉर्ट क्वेश्चन है बोथ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज थ्योरी एग्जाम्स, ठीक है ना। इजी लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, टफ लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जिਵੇਂ मर्जी करके क्वेश्चन जरूर आता है इस चों आरईएस इक्वेशन चों। फॉर एग्जांपल एंड इट इज अ लेंथी क्वेश्चन, ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ टाइम ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। द रीजन बीइंग कि अपने ਕੋਲ कैलकुलेशंस आर वेरी लेंथी। मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ एक एग्जांपल ਦਿੰਦਾ है। सो देखो, लेट इट बी So just एक एग्जांपल के तौर पे, for example a question arises। So for example the question in the exam is कि the rate of a particular reaction triples when the temperature is increased from 20 degrees centigrade to 30 degrees centigrade। So 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो ਤੁਸੀਂ 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर कीता एंड रेट ट्रिपल्स, यानी कि अगर R सीगा तो रेट 3R बन गया बच्चे, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो पूछा गया कि एक्टिवेशन एनर्जी ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट करो। सो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जी क्वेश्चन दी, ठीक है ना। एंड इट इज वेरी इजी, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि पहले तो अपन ਨੂੰ आरईएस इक्वेशन पूरी तरह लर्न होनी चाहिए है एंड फिर उसको सॉल्व करना आना चाहिए। सो देखो बच्चे, अब इक्वेशन पुट की थी log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। सो तुसी पूरा फॉर्मूला लिख लिया। हुण ਆਪਾਂ बच्चे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो देखो log of, लेट इट बी अगर K1 is equal to K, तो रेट देखो ट्रिपल हो गया बच्चे, तो यानी कि जेड़ा K2 है वो की हो गया 3K। डन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी तुसी फाइंड आउट करनी है 2.303 इनटू R दी वैल्यू में पुट करती 8.314 जूल्स। हां जी बच्चे, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिथे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिथे बच्चे कॉमनली गलती करते हैं, सो बच्चे हुन इसको 20 एंड 30 नहीं आपने पुट करना है ना। T2 माइनस T1 कितना आएगा 303 माइनस 293 केल्विन चेंज करांगे अपन, ठीक है। ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर डिफरेंस है, डिफरेंस तो नहीं आएगा। 303 माइनस 293 कितना होता है 10 एंड अगेन 30 माइनस 20 इज आल्सो 10, बट द प्रॉब्लम इसकी नीचे आएगी मल्टीप्लिकेशन। अगर 20 into 30 करना होगा तो 600 आना सीगा, जबकि हुन कितना आएगा, it will be 293 into 303। फाइन, हां जी बच्चे। सो k नाल k कट गया, log of 3 कितना सीगा अपने कोल वैल्यू 0.477, ठीक है ना। सो EA is equal to now 0.477 into 2.303 into 8.314 into 293 into 303 अपॉन 10। सो बच्चे इस टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके 10 ਨਾਲ डिवाइड करके योर आंसर विल कम, ठीक है ना। सो इसी करके मैं आपको कह रहा कि द कैलकुलेशन इज वेरी लेंथी इन केस ऑफ आरईएस इक्वेशन। फाइन, आंसर आ जाएगा, वैल्यूज पुट करनी है, इज वेरी इजी, बट द प्रॉब्लम इज कि दो ही जगह पे प्रॉब्लम आती है बच्चों में, इनफैक्ट तीन जगह पे। पहला तो इक्वेशन लर्न करन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस इक्वेशन ची गलती कर देते हैं। सेकंड, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टेंपरेचर वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी जल्दी बच्चे डिग्री सेंटीग्रेड ची पुट कर देते हैं। एंड थर्डली इस ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2.5 ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ
करो बच्चे, एंड तक सॉल्व करो, ठीक है ना, एंड देन एंड ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन पक्का आंदा है, आर्हीनियस इक्वेशन एक 100% क्वेश्चन है बच्चे। सो नाउ एक और वेरिएबल आर्हीनियस इक्वेशन दा, बस वो खत्म करके द चैप्टर विल बी डन। सो बच्चे जस्ट आप एक वेरिएबल करांगे ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है, मतलब दिस इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन कंसिडर्ड टू बी इन केमिस्ट्री, ठीक है ना, रेयरली आस्क्ड बट इट इज वेरी लेंथी। सो देखो कई बार की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ नाउ फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो अगर अपने पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फाइन, तो देखो बच्चे और कई बार की कहते हैं कि आपका जो रेट कांस्टेंट है के, if the reaction temperature is increased from 20 degree to 30 degree, तो जो रेट कांस्टेंट है वो ट्रिपल हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, जितना मैं पिछले क्वेश्चन कीता है। हुन देखो एंड नाल वो मेंशन कर दिंदे ने सिंस इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन तो ऑफ कोर्स उस इक्विलिब्रियम आएगा, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होएगा, ठीक है ना। सो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, दैट इज वो अपने कोल K2 जो है दैट बिकम्स 2 into K1, फाइन। सो क्वेश्चन की है कि इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दे देंगे A plus B, रिवर्सिबल एरोस गिव यू C plus D, so A plus B gives you C plus D when the temperature is increased from 10 to 20 degree या 20 to 30 degree, rate constant 3 times हो गया and equilibrium constant let it be 2 times हो गया, ठीक है। हुन सुनो कहेंगे कि calculate the activation energy for the forward reaction as well as the activation energy for the backward reaction, क्योंकि उन अपने को एक फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और एक बैकवर्ड रिएक्शन भी है, तो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अपन ने कैलकुलेट करनी है बच्चे, ठीक है ना। सो हम देखो हम मतलब ऐदा दे क्वेश्चन को अपन ने किवें सॉल्व करना है। सो ऑफ कोर्स जेड़ा हा के वाला रिलेशन है, ठीक है, इसको अपन हल्का सा चेंज कर दें। देखो बच्चों अपन दो इक्वेशंस यूज करेंगे। पहली इक्वेशन log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, done। This is the relation between activation energy जो अपन कैलकुलेट करते हैं with the help of rate constant and temperature। एक और इक्वेशन बिल्कुल पैरेलल इक्वेशन अपन यूज करेंगे, वो इक्वेशन केड़ी होएगी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दी इक्वेशन log of K2 upon K1, ठीक है, is equal to delta H upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। So इथे जो delta H है बच्चे, this delta H is equal to heat of the reaction। आप +1 थर्मोडायनामिक्स करते सीगे ना, delta H is equal to heat of the reaction, ते delta H दा फार्मूला आप +1 की करते सी, delta H is equal to energy of products minus energy of reactants। ਹੁਣ देखो बच्चे तक, सो देखो T1 T2 दी वैल्यूज अपन नु गिवन है, ठीक है, K1 K2 अपन नु गिवन है, एक K हो जाएगा एक 2K हो जाएगा, ठीक है, R दी वैल्यू फिक्स है, तो इस इक्वेशन दी हेल्प नाल मैं डेल्टा H फाइंड आउट कर सकदा है। सो डेल्टा H मैं फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है, डन। हुन देखो इथे भी K1 K2 अपने पास हैगा, टेम्परेचर अपने पास है, R अपने पास है, एक्टिवेशन एनर्जी मैं फाइंड आउट कर लूंगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, सो इथे प्रॉब्लम बच्चा नु की आंदी है कि अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड दी भी फाइंड आउट करनी है ते बैकवर्ड दी भी फाइंड आउट करनी है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी केड़ी है, ठीक है ना।
ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, this is the activation energy for the forward reaction. Done? ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਹੈਗਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ H is equal to, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਈਨਸ એનર્ਜੀ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ delta H and activation energy. So delta H is equal to EP minus ER is also equal to EA forward minus EA backward. So बच्चे delta H ਤੁਸੀਂ find out कर चुके, EA ਤੁਸੀਂ find out कर चुके, EA भी ਤੁਸੀਂ find out कर लोगे। हो जाएगा क्वेश्चन। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ ਕਰੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, this is your energy and this is path of the reaction. So 0, 20, 40, 60, 80 and 100. So let it be bache, this 20 is the energy of reactants and this 10 is the energy of products. ठीक है? Threshold energy is 100. सो बच्चे थोड़ी रिएक्शन इतना प्रोसीड कर रही है। डन। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ते एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स तो पहला तुसी डेल्टा H फाइंड आउट करो। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है 10 माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, सो कितना हो गया बच्चे डेल्टा H -10। डन। हुन मैं नीचे वाला फार्मूला लगाऊंगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। सो फॉरवर्ड दी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 100 माइनस 20, सो कितनी होगी बच्चे माइनस बैकवर्ड दी 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, सो इन -10। डन। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आपा कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम ते है तो दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन आपा कैलकुलेट कर सकते हैं। Done. So this is all for today.